हेलो, वेलकम अगेन एंड वेलकम टू द बालाजी क्लासेस। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने टेंस स्टार्ट किया था और उस वीडियो में मैंने आपको टेंस के जितने भी बेसिक्स हैं उसको बताया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा और उसके बाद में जो टेंस है उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां से भी आप जाकर के टेंस को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसके आगे, यानी पिछली वीडियो में हमने टेंस स्टार्ट करके उसके बेसिक्स की बात की थी, पूरी डिटेल में बताया था कि किस तरीके से क्या टेंस होते हैं, किस तरीके से वो जो टेंस के पार्ट्स होते हैं, उन सभी चीजों पर डिस्कस की थी। आज की वीडियो में हम टेंस की जो बेसिक्स होती हैं उसको स्टार्ट करेंगे, यानी इंडिविजुअल टेंस को लेकर के कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो टेंस हैं उसके अंदर क्या चीजें हो सकती हैं। तो आइए आपको बताते हैं किस सीक्वेंस से पढ़ेंगे और आज हम कम से कम प्रेजेंट के जितने भी जो पार्ट्स हैं उनको अच्छी तरीके से समझ लेंगे, जिससे आपकी अगर टेंस की कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाए। और ऐसा मेरा विश्वास है कि अगर आपने पिछली वीडियो को देख लिया है और इन जो वीडियोस को मैं देख रहा हूं, अगर आप इन सबको देख लेंगे तो आपकी जो टेंस की प्रॉब्लम है, अगर आज तक है, तो निश्चित रूप से वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपको टेंस आपकी जबान पे हो जाएगा, हमेशा के लिए आपका टेंस मजबूत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। सबसे पहले देखते हैं कि किस सीक्वेंस से हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि किस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आज मैंने आपको क्या बताया। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस तो हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में हमने टेंस पढ़ा था कि उसकी बेसिक्स क्या थे। तो मैं आपको बताऊं, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था उस टेंस की जितनी भी बेसिक्स थी उसको हमने पढ़ लिया था कि पूरे टेंस में बेसिक्स ये जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है। अगर ये जो वीडियोस है कोई भी स्टूडेंट देख रहा हो जिसको बिल्कुल भी टेंस नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा फॉलो करिएगा। जिसको आता है थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं या चाहो तो रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, उस जो टेंस है उसके बेसिक्स को पढ़ा था। अब दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अब हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो मैंने क्या बताया, आज हम पढ़ेंगे जितने भी प्रेजेंट टेंस हैं। इन प्रेजेंट टेंस के सभी काइंड को पढ़ेंगे, यानी सभी काइंड का मतलब सभी हम प्रकार पढ़ेंगे जितने भी टेंस हैं। मैंने आपको क्या बताया, वो काइंड कौन कौन से होंगे। इंडेफिनिट होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम देखेंगे। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे। 1 2 3 4 ये हमने बात करी थी पिछली वीडियो में कि ये सब 4 प्रकार के काइंड हैं। अब दूसरी चीज यहां पर हम बात करते हैं कि इस पहला सीक्वेंस क्या मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पिछली वीडियो में बेसिक्स देखा। आज की इस वीडियो में हम इन सब पे पूरी चर्चा करेंगे। इन सभी पार्ट्स के अंदर हम ये चर्चा करेंगे कि जो भी ये टेंस हैं, इन टेंस में कितने प्रकार के, तो कम से कम बेसिकली जो मेन रूप से 3 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 4 प्रकार के सेंटेंसेस को देखेंगे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के सेंटेंसेस को देखेंगे। और वो सेंटेंसेस कौन से हो सकते हैं, और वो इंडिविजुअल अगर बात करते हैं इंडेफिनिट को, तो इंडेफिनिट में वो 4 प्रकार के सेंटेंसेस होंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें, इसमें भी 4 प्रकार के वो सेंटेंसेस होंगे। परफेक्ट में भी 4 प्रकार के सेंटेंस होंगे। और इसी तरीके से जो कंटीन्यूअस है इसमें भी कम से कम 1 2 3 4 प्रकार के जो सेंटेंसेस, इस सभी सेंटेंसेस में यानी सभी टेंसेस में 4 प्रकार के सेंटेंसेस होंगे। यानी अगर हमने मोटी मोटी बात करी है अभी तक, तो मैंने बताया कि आज की वीडियो में जो सीक्वेंस है उन सीक्वेंस के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि जो प्रेजेंट टेंस है उनके सभी प्रकार देखें, उनके सभी हम काइंड देखेंगे। और प्रकार कौन कौन से हैं, तो वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देखेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सभी सेंटेंसेस है इंडिविजुअल का मतलब प्रत्येक, जिस टेंस की बात करें सिर्फ वही, तो हर एक टेंस के अंतर्गत 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। 4 तरीके के क्या होते हैं, 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। इनको भी हम देखेंगे। अब वो सेंटेंसेस कौन से हो सकते हैं, तो अगर उन 4 प्रकार के सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो मान लीजिए अगर ये इंडेफिनिट टेंस है तो इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत
हमारे जो 4 प्रकार के सेंटेंसेस हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो वो एक आपका हो जाएगा अफर्मेटिव। कौन सा हो जाएगा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस। इसे सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। तो आपका जो पहला प्रकार हो गया वो होगा अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। सिंपल और अफर्मेटिव, यानी इसको अगर हिंदी में बोलते हैं इसको बोलते हैं आपका साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं साधारण वाक्य, हिंदी में बोलते हैं। तो पहला प्रकार आपका ये हो गया। दूसरा प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तीसरा जो प्रकार आपका हो जाएगा, तीसरा प्रकार के आपका प्रकार जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो मैंने आपसे क्या बताया कि बेसिकली कम से कम 3 प्रकार तो होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे सेंटेंस को देखेंगे तो 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। और जो चौथा प्रकार हो जाएगा, वो चौथा प्रकार कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, दोनों इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से हमने क्या बात करी कि मैंने आपको सीक्वेंस में बात करी कि पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी टेंसेस को, सभी काइंड को देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम अगर बात करेंगे तो इन सभी सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि सभी सेंटेंसेस क्या होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि सभी जो टेंसेस हैं उसमें एक चीज यूज होती है हेल्पिंग वर्ब, एक दूसरी चीज होती है मेन वर्ब, एक जो काइंड होता है वो होता है सब्जेक्ट, और एक जो टर्म और होता है वो होता है आपका वो होता है वर्ब, इसके अलावा ऑब्जेक्ट। तो इन सभी को एक एक करके देख लेते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, सभी जितने भी ये टर्म हैं या जितने भी ये कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो मेन वर्ब हो, सब्जेक्ट हो या कोई भी चीज हो, जितना भी मैंने आपको बताया है, इन सबको देखने के बाद जब आप टेंस को पढ़ना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको टेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसका कारण यह है कि जितनी भी चीजें हैं, इन्हीं सभी चीजों का उपयोग आपके टेंस के अंतर्गत सेंटेंसेस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सभी चीजें आपकी यूज होंगी। तो इन सबको समझने के बाद आपको टेंस बहुत आसानी से समझ में आएगा। और एक जो जितना भी चीजें बता रहा हूं मैं, उनको समझने के बाद एक टेंस यानी इंडेफिनिट टेंस को मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके एक एक चीज को बताऊंगा, हर चीज को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जैसे ही आप इंडेफिनिट टेंस को समझ लेते हैं तो उसके बाद के 3 टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो उसको पूरा चार्ट के माध्यम से समझ लेंगे, जिससे आपका ज्यादा समय का वेस्टेज ना हो, यानी ज्यादा समय आपका ना लगे और कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ सकें। और इतनी चीजें समझने के बाद, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, इस सभी सेंटेंसेस को समझने के बाद, सभी टेंसेस को समझने के बाद, जब आपका पूरा सेंटेंस और यानी पूरा जब आपका जो 12 टेंस हैं, ये 12 टेंस जब आपके क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम कुछ बेहतरीन ट्रांसलेशंस देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ एरर्स देखेंगे। ये एरर्स आपके बैंकिंग एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। आजकल जहां जहां पर भी इंग्लिश आ रही है वहां पर ये एरर्स खूब पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सभी जगहों पर एरर्स खूब पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर्स जो होते हैं वो इंग्लिश के ही होते हैं। तो आई होप आपको जितनी चीजें मैंने बताई हैं कि किस शेड्यूल में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, उसके बाद सीक्वेंस में कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझते चलेंगे। तो आइए पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, उसके बाद पूरे चार्ट के माध्यम से बाकी सभी टेंसेस को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
आइए दोस्तों समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। यहां पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम समझेंगे कि कितने प्रकार के सेंटेंसेस हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक टेंस के अंतर्गत जो सेंटेंसेस होते हैं वो चार काइंड बेसिकली मतलब आमतौर पर 3 होते हैं, लेकिन ओवरऑल 4 होते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये सेंटेंस क्या होता है इसकी बात करते हैं। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मुख्य तौर पर इनकी बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहां पर इस अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसे हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य बोलते हैं। साधारण वाक्य का अर्थ यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को समझने के बाद वहां बताते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ हो गया कि यहां पर इसका हिंदी में मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य का मतलब क्या हो गया, जहां नेगेटिव हो। नेगेटिव का अर्थ क्या होगा कि किसी भी चीज में जहां पर जिस सेंटेंस में नॉट लग जाएगा वो हो जाएगा आपका नकारात्मक वाक्य। और ये जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जहां आपका क्वेश्चन आ जाएगा, अब वो चाहे क्वेश्चन वर्ड के माध्यम से आया हो और चाहे हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से आया हो। अब ये हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से आया हो, इस चीज को आप नहीं समझ पाए होंगे। इसको अब जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पूरी डिटेल से समझेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से तब समझ में आएगा। लेकिन अभी यहां पर क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड जहां पर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या हो गया, कहीं पर WH फैमिली, क्या किस बात की मैं बात कर रहा हूं, WH फैमिली। इस WH फैमिली का मतलब हो गया जहां पर व्हाट, व्हाई, हु, इस प्रकार के जो सेंटेंस है, वेयर या व्हेन, तो ये जो भी सेंटेंस है WH फैमिली कहलाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली वाले जहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है और नेगेटिव सेंटेंस जहां पर नॉट लगा होता है। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो इसका मतलब जहां पर नॉट लगा होगा तो नेगेटिव हो गया, जहां क्वेश्चन वर्ड लगा होगा तो इंटेरोगेटिव हो गया। इसके अलावा जो बचा, यानी कि कहीं पर नॉट भी नहीं लगा होगा, कोई क्वेश्चन वर्ड भी नहीं होगा, वो आपका अफर्मेटिव या साधारण सेंटेंस कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं चौथे सेंटेंस की। चौथा सेंटेंस आपका हो जाएगा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। मतलब क्या, सेंटेंस में इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन वर्ड भी होगा और प्लस नॉट भी होगा। नॉट है नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड तो इंटेरोगेटिव, इसी वजह से इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है ये। इतनी बात आपको समझ आई होगी सेंटेंसेस से रिलेटेड। और मैं आपको बताऊं ये जितने भी सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये सभी सेंटेंस सभी 12 प्रकार के जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो पास्ट के हो गए, चाहे वो फ्यूचर के हो गए या प्रेजेंट के हो गए, और इन सबके इंडिविजुअल यानी प्रेजेंट के चारों पार्ट, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट के इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट में, और फ्यूचर के भी सभी जो 4 प्रकार हैं, सभी में ये 4 प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी वजह से मैंने आपको इसको पहले समझा दिया है। तो आई होप आपको यहां तक तो समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे की कि कुछ इससे जुड़े हुए और कुछ बेसिक्स हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आपको टेंस अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए यहां पर हम समझते हैं। इसके बाद जो एक बेसिक जो टर्म है, तो पहला तो ये आपका समझ में आया आपको कि जो सेंटेंसेस कितने प्रकार के हैं, कहां पर इनका यूज होता है, टेंस के अकॉर्डिंग इनका क्या यूज है, ये पहले देखा हमने। दूसरा हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है कि सब्जेक्ट क्या होता है। इसको समझने के लिए हम आइए थोड़ा इसको पहले इरेज कर देते हैं, फिर समझते हैं, क्योंकि जगह यहां पर बना देते हैं, तब इसको अच्छे से समझने आपको यह आएगा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि आपका ये सब्जेक्ट क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि दिया हुआ है कि सब्जेक्ट क्या है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो मेन एक्शन वर्ड है, मेन एक्शन वर्ड
ये क्या मेन एक्शन वर्ड? मेन एक्शन वर्ड का मतलब हो गया जो कोई काम हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है। और इस हिंदी में अगर बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट बात करो तो जो व्यक्ति या जो कर्ता, जो सब्जेक्ट होता है इसे हिंदी में बोलते हैं कर्ता। हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता का मतलब करने वाला। करने वाला किस चीज को करने वाला? काम को करने वाला, यानी जो काम करता है, जो काम करता है। कौन सा काम करता है? जो मेन एक्शन वर्ड वाले काम है, जैसे प्ले खेलना, रीड पढ़ना, कुक खाना पकाना। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, रन दौड़ना, ईट खाना। तो जितने भी प्रकार के एक्शन वर्ड हैं ये क्या कहलाते हैं? एक्शन वर्ड। और इन एक्शन वर्ड को जो कर रहा है, यानी जो प्ले, कौन प्ले कर रहा है? ये सब्जेक्ट प्ले करेगा। रीड कोई पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? जो सब्जेक्ट होगा वो पढ़ेगा। कोई खाना पकाएगा तो जो खाना कौन पका रहा है? सब्जेक्ट खाना पका रहा होगा। रन दौड़ कौन रहा होगा? सब्जेक्ट दौड़ रहा होगा। ईट कोई खा रहा है, कौन खा रहा है? जो सब्जेक्ट है वो खाना खा रहा होगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं, इन एक्शन वर्ड को जो कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके बाद हम देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं वर्ब को। क्या देखते हैं? वर्ब को देखते हैं। अब वर्ब क्या है इसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वर्ब के यहां पर वर्ब को समझना बहुत जरूरी है। मैंने क्या बात करी? मैंने बात करी है वर्ब की। अब वर्ब क्या होते हैं? तो बेसिकली टेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो वर्ब मेनली टेंस के लिए दो प्रकार के दिखाए जा रहे हैं। और एक चैप्टर जो जब मैं आपको आगे वर्ब बताऊंगा तो उसमें और भी काइंड है, वो अलग पूरा एक चैप्टर हो जाएगा। टेंस के अकॉर्डिंग आपको जो यूज करने वाले, जिसका उपयोग करने वाले हैं, उसके हिसाब से हम वर्ब को देखेंगे। तो वर्ब के यहां पर क्या होगा? एक हो जाएगा आपका मेन वर्ब। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका मेन वर्ब और दूसरा आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होते हैं? तो जो मेन एक्शन वर्ड होते हैं, जो मेन एक्शन वर्ड होते हैं वही वर्ब होते हैं, वही मेन वर्ब होते हैं। जैसे प्ले, रीड, कुक, रन, ईट, ये क्या हो गए? ये आपके मेन एक्शन वर्ड हो गए। तो ये क्या हो गए? काम हो गए। तो जिस काम को किया जा रहा है वो वर्ब हो गया। जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया और जिस काम को कर रहा है वो आपका वर्ब हो गया। तो प्ले, रीड, कुक, रन, ईट, ये सब क्या होगा? ये हो गया आपके वर्ब। और यही क्या होते हैं? ये मेन एक्शन वर्ड होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो दोस्तों आपको हेल्पिंग वर्ब के लिए मैं बता दूं कि जैसे कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब हिंदी में क्या हो गया कि सहायक क्रिया। क्रिया को बोलते हैं वर्ब हिंदी में। तो हेल्पिंग वर्ब हो गए सहायक क्रिया। अब इस टेंस की बात कर रहे हैं हम, किस टेंस की? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इस टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी है डू और डज। डू डज इस टेंस के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। लेकिन क्या हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है? नहीं, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डू डज नहीं होता है, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर हम बात करते हैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस की, इंडेफिनिट नहीं, पूरे प्रेजेंट टेंस की, तो पूरे प्रेजेंट टेंस में आपकी जो इज एम आर ये हो जाएगी आपकी कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हैज और हैव ये हो जाएगी आपकी परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा अगर हम पास्ट टेंस को देखें, पास्ट टेंस को, तो पास्ट टेंस की हो जाएगी इंडेफिनिट की हो जाएगी डिड, कंटिन्यूअस टेंस की हो जाएगी वाज वर और परफेक्ट टेंस की हो जाएगी आपकी हैड। हेल्पिंग वर्ब इसकी हो जाएगी हैड पास्ट में, किसकी? परफेक्ट टेंस के लिए। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस को देख लेते हैं। तो फ्यूचर टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वो हो जाएगी मुख्य रूप से हो जाती है विल और शैल। अब इसके विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो बेसिकली विल और शैल आप इसकी फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि
यहां पर आप देख रहे हैं कि इज एम आर दिया हुआ है, जैसे ही इज अ बॉय, तो यहां पर इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन किस टेंस का हो गया, ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, तो यहां पर आईएनजी लग गया। अब इसको डिटेल में आगे बताएंगे, आईएनजी फॉर्म वाला ये सेंटेंस है। यहां पर इज का मतलब क्या होगा, तो इज एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है इज एम आर, आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस लिखा है, इसके सामने मैंने लगाया है इज एम आर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर आता है। और ये जो इज आया, ये आया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था। अब हम मुख्य रूप से क्या करते हैं, हमने अभी तक क्या समझ लिया, तो हमने समझा कि सेंटेंस कितने प्रकार के किसी टेंस में होते हैं। उसमें मुख्य रूप से सब्जेक्ट क्या होता है, मुख्य रूप से जो मेन वर्ब होता है वो क्या होता है, जो मेन एक्शन वर्ड है, जो कि जो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो काम होता है आपका मेन वर्ब, और जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो गया डू डज। और ये सारे आपके इज एम आर, हैज, हैव, हैज बीन, या पास्ट में डिड है, वाज वर है, हैड है, फ्यूचर में बेसिकली विल और शैल है। ये सभी क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जब आपको ये टेंस बताएंगे तो इन हेल्पिंग वर्ब्स को आप देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरी तरीके से, पूरी ताकत से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस पर फोकस करके देखते हैं। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचाने कैसे, तो पहचानने के लिए यहां पर हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं इसकी आइडेंटिटी। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हिंदी में कहें तो जिस वाक्य के आखिरी में ता है, ते है, ती है, इस प्रकार के सेंटेंसेस आ जाते हैं, सॉरी इस प्रकार के वर्ड आ जाते हैं या शब्द आ जाते हैं। तो जिस वाक्य में इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं, तो हिंदी में ता है, ते है, ती है देखते ही पहचान लेंगे कि वो क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको पहचानने का दूसरा तरीका, ये टू द पॉइंट है, वो है डू या डज। जब हम किसी सेंटेंस में डू डज देखते हैं तो भी पहचान लेंगे कि ये क्या है, डू डज हेल्पिंग वर्ब है। डू डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एच वी लिख दिया मैंने यहाँ पर। डू डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसे रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप इसको जब अच्छी तरीके से समझते जाएंगे तो अपने आप वो दिमाग में आपके आ जाएगा। और जैसे सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस से आप इसको समझिएगा। तो अब यहां पर मैंने क्या बात करी कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ता है, ते है, ती है या डू डज। अब ता है, ते है, ती है कैसे, तो हम यहां पर देख लेते हैं। वह जाता है, वह जाती है, वे जाते हैं। तो अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं, आप यहां पर देख रहे हैं ता है, ती है, ते हैं। ता है, ती है, ते हैं। हिंदी में आएगा ता है, ते है, ती है। और जो इंग्लिश में आपका क्या देखेंगे, डू डज, डू डज देखेंगे। इससे हम समझ जाएंगे कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इतनी बात हमने इसकी आइडेंटिटी में देखी। अब हम बात करते हैं कि इसका जो डू डज है ये इसका यूज कैसे करते हैं। तो यहां पर दो बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी होगी। दो बातें कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। यहां पर पहली बात तो ये हो गई कि आपका जो डू डज है, ये डू डज है, ये एक्सेप्शन है। किस चीज का एक्सेप्शन है, कि जो भी इंडेफिनिट टेंस होते हैं, जो भी इंडेफिनिट टेंस होते हैं, वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगर टेंस इंडेफिनिट है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी जहां कहीं भी आपका इंडेफिनिट टेंस होगा। ये पहली बात याद करिए। अब दूसरी बात हमने बात करी है कि अगर आपका टेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, मतलब मैंने क्या बताया यहां पर कि एक्सेप्शन यानी अपवाद है। क्या अपवाद है,
कि हेल्पिंग वर्ब का यहां पर अपवाद का मतलब ये हो गया कि अगर टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरा रूल क्या हो जाएगा, दूसरा रूल हो जाएगा कि आपका इस सेंटेंस में डू और डज का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी कि अगर टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पहली बात तो इंडेफिनिट टेंस अगर कोई भी हो, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, पास्ट का इंडेफिनिट हो, फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, कोई भी इंडेफिनिट टेंस क्यों ना हो, अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो मतलब ये हो गया कि अगर इंडेफिनिट टेंस हो तो यहां पर क्या कर रहे हैं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। लेकिन अगर वो टेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी लेकिन डू डज नहीं लगाएंगे। अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट फॉर्म तो होगी लेकिन इसमें इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस को हम जोड़ करके लगाएंगे। ये बात अगर आपको नहीं समझ में आई है तो इस एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बताया 4 प्रकार के सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस कौन सा है, पहला सेंटेंस आपका हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आपका पहला सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो मैंने आपको बताया कि डू डज का यूज इस अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे, बाकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में करेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर जो टेंस आपका है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें डू डज का यूज नहीं करते हैं। किसमें नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस अफर्मेटिव सेंटेंस में इस डू डज या इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज का उपयोग नहीं करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसमें उपयोग नहीं करते तो इस डू डज का उपयोग इस सेंटेंस में इस टेंस में कहां पर करते हैं, तो इन डू डज का उपयोग करेंगे इस टेंस में हम करेंगे एक तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ करेंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ में इस डू डज का उपयोग करेंगे। और कहां नहीं करेंगे, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं करेंगे। अफर्मेटिव में नहीं करेंगे, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में करेंगे। तो अब मैंने आपको बताया यहां पर कि आपका जो पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको कैसे बनाते हैं, तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल है कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अब वह स्कूल जाता है तो यहां पर आपको 2 चीजें दिखाई पड़ रही हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने की क्या चीज है, बेसिकली इंडेफिनिट। तो वहां पर क्या होता है, आपका एक शेड्यूल होता है। क्या होता है, एक शेड्यूल होता है। शेड्यूल क्या वाला आपकी क्या होती है, वहां पर हैबिट होती है या हॉबी होती है। तो वह स्कूल जाता है, वह टहलता है। तो स्कूल जाना एक शेड्यूल हो गया, वह टहलता है एक हॉबी हो गई, या शेड्यूल भी कहा जा सकता है टहलना। तो ये भी एक समझने की चीज है इंडेफिनिट के लिए। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया, वो लिया है वह स्कूल जाता है। अब वह स्कूल जाता है तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वह क्या है, वह आपका एक सब्जेक्ट है। क्या है, वह आपका एक सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। वह स्कूल जाने का काम कर रहा है तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद जो जाना यानी गो, गो क्या हो गया, ये आपका मेन एक्शन वर्ड हो गया। मेन एक्शन वर्ड हो गया, मेन एक्शन वर्ड हो गया। मेन एक्शन वर्ड से क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। ये बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, आप इसको अच्छी तरीके से एक बार समझ जाएंगे तो आगे सभी सेंटेंसेस सभी टेंस आपको बहुत इजी लगेंगे। पहले इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इतनी डिटेल से बताने, बाकी सभी टेंसेस को इसको समझने के बाद आप आसानी से समझ पाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि वह सब्जेक्ट हो गया क्योंकि जाने का काम करने वाला सब्जेक्ट होता है या करता होता है। कौन सा काम कर रहा है, स्कूल जाने का काम कर रहा है। तो काम कर रहा है वह, तो वह हो गया सब्जेक्ट। जाने का काम कर रहा है तो गो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। और कहां जाता है, स्कूल, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इसके इस सेंटेंस के अगर रूल को देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, आना चाहिए सब्जेक्ट। सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है मेन वर्ब,
मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब के साथ एस या ईएस को हम लगाते हैं और फिर उसके बाद हम लास्ट में यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो इतनी बात आपको समझ आई होगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर एस और ईएस और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखें, यहां पर कहीं पर भी डू डज नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको कि इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं करते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं? जैसे लिखा हुआ है वह स्कूल जाता है, तो सबसे पहले वह का क्या है, इसमें हम क्या बता रहे हैं, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह, क्योंकि स्कूल जाने का काम वह कर रहा, तो हो जाएगा ही। अब क्या है इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, गो, तो हो जाएगा गो। और यहां पर क्या है इसके बाद, मेन वर्ब के बाद आपका है एस या ईएस, तो आ जाएगा, इसी में लगा दिया ईएस, तो हो जाएगा गोज। कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा, तो ऑब्जेक्ट देख लिया, कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा, तो हो जाएगा ही गोज टू स्कूल। अब यहां पर बात करते हैं कि क्या सभी जगह पर एस और एस लगाना है? बिल्कुल नहीं लगाना सब जगह। कहां लगाना है उस चीज को देख लेते हैं। अगर जब आपका सेंटेंस, जब आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या निकलता, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, आपका सब्जेक्ट हो ही, आपका सब्जेक्ट हो शी, आपका सब्जेक्ट हो इट, आपका सब्जेक्ट हो किसी पर्सन का नेम या नाम, आपका सब्जेक्ट हो सिंगुलर, सिंगुलर नाउन यानी एक वचन जिसको बोलते हैं सिंगुलर, तो इन सभी जगहों पर हम क्या करेंगे, एस और ईएस का यूज, एस और ईएस का यूज करेंगे, एस और ईएस का यूज करेंगे। ये चीज आपको समझ आई। यहां पर क्या था, ही, तो ही शीट के साथ करते हैं एस और ईएस का यूज, तो यहां पर ही था इसलिए एस और ईएस का यूज हमने यहां पर कर लिया था। अब कहां नहीं करना है, कहां नहीं करना है उसको भी समझ लेते हैं। जब आपका सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट क्या हो, जब सब्जेक्ट आपका क्या हो, आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, तो इन जगहों पर हम क्या करते हैं, एस और ईएस का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्या करते हैं, एस और ईएस का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं या इसका पूरा आप जो है वो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट अगर आई, ही, शी, इट, नेम हो, सिंगुलर हो तो एस और एस का यूज करते हैं। जब सब्जेक्ट आपके आई, वी, यू, दे ये हो या प्लूरल हो तो एस और एस का यूज नहीं करते हैं। एक एग्जांपल के बाद इसको हम देखते हैं एस और एस का यूज कहां पर नहीं करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल मैं लेता हूं, वे स्कूल जाते हैं, तो वे स्कूल जाते हैं, सब्जेक्ट कौन हो गया, तो स्कूल जाने का काम वे कर रहे हैं तो हो जाएगा यहां पर दे। कहां पर जाते हैं, तो मेन, स्कूल जाते हैं तो मेन काम कौन सा, जाने का, तो दे गो। कहां जाते हैं, टू स्कूल। अब यहां पर एस और एस का यूज करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जब सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे हो, जब सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे हो या प्लूरल हो तो वहां पर एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर दे है तो इस वजह से गो के साथ हम ईएस का यूज नहीं कर रहे, जबकि सब्जेक्ट आपका जब ही, शी, इट हो तो इसके साथ और एस और ईएस का यूज करते हैं। तो इतनी चीज आपको समझने आई होगी कि एस और ईएस का यूज कैसे करना है, डू डज का यूज नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है, ये एक्सेप्शन है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस और एस लग रहा है, जबकि सब जगह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और डू डज आता है आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। लेकिन इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज भी नहीं लग रहा है और एस यस लग रहा है। क्यों लग रहा है, किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, इन सभी की बात हमने कर ली है। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। अभी तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझा, आइए समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। तो यहां पर हमने क्या बात की, हमने बात करी है नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है,
तो जहां पर भी नॉट लग जाए, जहां पर भी नॉट आ जाए सेंटेंस के अंदर या हिंदी में नहीं आ जाए तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस आता है। इसको बनाने का रूल क्या है, इसको बनाने का रूल है सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद यहां से यानी नेगेटिव सेंटेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज करना शुरू कर देते हैं। तो डू और डज चूंकि नेगेटिव है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ सभी टेंसेस में सभी जो भी सेंटेंस है यानी जितने भी टेंस है उसमें जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होंगे उस पे हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हम हमेशा नॉट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर एस और यस का यूज नहीं करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मैंने क्या देखा, यहां पर हमने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या हो जाता है, अब एक चीज और समझते हैं कि मैंने आपको बताया कि डू डज का इस सेंटेंस में यूज करते हैं, इंटेरोगेटिव में करते हैं, सिर्फ अफर्मेटिव नहीं करते थे। तो यहां पर डू का यूज कहां पर करना है और डज का यूज हमें कहां पर करना है। तो सबसे पहली बात ये बता दूं कि डू का यूज कहां करना है, तो जहां पर हम पिछली बार मैंने बताया था जहां पर एस और एस का यूज नहीं करते जिन सब्जेक्ट के अंतर्गत, वहीं पर हमें डू का यूज करना है। जैसे वो सेंटेंस कौन से थे, तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट आपका हो जाएगा आई वी यू दे और प्लूरल वर्ब, प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन, तो आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम डू का यूज करते हैं। लेकिन डज का यूज कहां पर करते हैं, तो यहां पर हम देख लेते हैं। जब आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ही शी इट, किसी का नेम और कोई सिंगुलर नंबर, तो वहां पर हम डज का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया डू और डज का यूज कहां पर करना है। इसके बाद इसका एक एग्जांपल देखते हैं और इस सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल हम लेते हैं। पहला एग्जांपल यहां पर ये लेते हैं कि जैसे जितने एग्जांपल मैंने पिछले अफर्मेटिव में लिए थे उसी एग्जांपल को यहां पर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल हो गया कि वह घर नहीं जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो आखिरी में देखा ता है लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। दूसरा हमने देखा यहां पर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस का है। अब यहां पर हमने क्या समझा कि यहां पर वह क्या है, वह आपका क्या है, वह आपका है सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट ये कौन होते हैं, जो काम को करते हैं, यानी मेन एक्शन वर्ड को करते हैं। मेन एक्शन वर्ड आपका क्या है, जाना, गो। तो सब्जेक्ट हो गया आपका वह, गो हो गया आपका मेन वर्ब हो जाएगा। अब यहां पर क्या करते हैं, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या देखते हैं, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका ही, इसके बाद डू या डज, तो ही शी इट के साथ डज लगाते थे, ही डज। उसके बाद क्या है यहाँ पर नॉट, तो ही डज नॉट। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, गो। ही डज नॉट गो, कहां पर, गो टू होम, घर, गो टू होम। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये पूरा सेंटेंस आपका हो गया। एक इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट ही, डू डज, तो डज आ गया क्योंकि सब्जेक्ट ही है। नॉट लग गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो कहां जाना है, घर, तो हो जाएगा आपका टू होम। तो इस प्रकार से हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव और नेगेटिव के बाद हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। यहां पर हम देखने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखने के बाद हम क्या समझेंगे, पहले तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। यहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको क्या बताया, दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देयर इज टू काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पहला काइंड क्या हो गया, पहला काइंड हो गया वो हो गया WH फैमिली वाला, WH फैमिली। इसका क्या मतलब है, इसको देखते हैं। दूसरा काइंड क्या हो गया, आपका जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, यानी डू डज से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। दो तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको मिलेंगे। पहला तरीका है कि जिसमें WH फैमिली से सेंटेंस स्टार्ट होता है, WH फैमिली बोलते हैं, या इसे बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या हो गया,
जैसे आपका वाई, वेयर, व्हेन, हु, इस तरीके से, या व्हाट हो गया। जितने भी WH फैमिली वाले सेंटेंस है उन सबको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, जितने भी WH फैमिली वाले वर्ड हैं उन सबको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, और या उनको हम बोल सकते हैं WH फैमिली। तो क्वेश्चन वर्ड और WH फैमिली आपको समझ में आ गया होगा कि किसको बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं यहां पर कि जो दूसरा है कि जब सेंटेंस आपका डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हो। डू या डज क्या है आपका, डू या डज है आपका है ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको वर्ब के दो तरीके बताए, एक है मेन वर्ब, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। तो डू डज इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो दो तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। पहला तरीका यह है कि जब आपका सेंटेंस WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। दूसरा तरीका क्या है कि जब आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू डज से स्टार्ट होता है। तो इन दो तरीके से हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को। आइए इसे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल यहां पर मैं ले रहा हूं, जब WH फैमिली से होता है तो वाई डू यू ईट मैंगो, वाई डू यू ईट मैंगो, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो सेंटेंस है वो आपका स्टार्ट हो रहा है WH फैमिली यानी वाई से। वाई के अलावा कोई भी सेंटेंस होता है। व्हेन डू यू ईट मैंगो, तुमने मैंगो कब खाया। वाई डू यू ईट मैंगो, तुम मैंगो क्यों खाते हो। व्हेन डू यू ईट मैंगो, तुम मैंगो कब खाते हो, वाई में क्यों खाते हो। इस प्रकार से जितने भी आ जाएंगे अगर WH फैमिली वाले, तो सेंटेंस स्टार्ट होगा WH फैमिली वाले वर्ड से या क्वेश्चन वर्ड से, तो वो हो जाता है इसका एक काइंड ये वाला। दूसरा काइंड मैंने आपको क्या है, दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, दूसरा तरीका बताया कि जब सेंटेंस होता है आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, तो डज शी कुक फूड, डज शी कुक फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डज से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं सेंटेंस में जब सब्जेक्ट शी है तो सब्जेक्ट सी हो जाएगा, तो डू की जगह हम डज का यूज करते हैं। जब सेंटेंस ही शी इट से स्टार्ट होता है तो डज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। यहां पर डज शी कुक फूड, क्या वह खाना पकाती है, क्या वह खाना पकाती है। तो यहां पर अगर हिंदी में इसके मतलब को देखेंगे तो हिंदी में जो क्वेश्चन वर्ड है वो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड किसी बीच में आएगा, सब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे इसमें अगर इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका क्या निकलेगा, तुम मैंगो क्यों खाते हो, तुम मैंगो या आम क्यों खाते हो, क्यों खाते हो, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर क्या हो गया, ते हो आ गया आखिरी में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये जो क्वेश्चन वर्ड ये हिंदी में बीच में आता है, क्यों बीच में आ रहा है, और यहाँ पर इसकी अंग्रेजी पहले बन जा रही है। तो वाई यानी इससे स्टार्ट हो रहा है, किससे, WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को आपने समझा। दूसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर डज शी कुक फूड, तो हिंदी में कैसे, ये क्या से स्टार्ट होता है, तो क्या वह खाना पकाती है, क्या वह खाना पकाती है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हिंदी में आपने देखा कि डज वाला या कोई हेल्पिंग वर्ब वाला जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट हो रहा है, और इंग्लिश में क्या होगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, लेकिन हिंदी में वो क्वेश्चन वर्ड या जो प्रश्नवाचक शब्द है ये बीच में कहीं पर सब्जेक्ट के बाद आता है। तो इस तरीके से दोनों काइंड इसके जो दोनों प्रकार हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के, इसको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब इसके रूल को देख लेते हैं, उसके बाद हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव को देखेंगे, इसके बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इसको इरेज करने के बाद समझते हैं इसके रूल को, और इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस बन सकते हैं उनको हम देख लेते हैं। आइए इसको रूल को समझते हैं। यहां पर इसके लिए जो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 है कौन सा, व्हेन सेंटेंस स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। अब इसको कैसे लिखेंगे या इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, इसको QW लिख रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज को लिख देंगे,
डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस का रूल है जो कि WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका ये पूरा एक रूल हो जाएगा। इसको फॉलो करते हुए हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो यहां पर इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि वह सुबह प्रतिदिन टहलने जाता है। यहां पर वह सुबह प्रतिदिन क्यों टहलने जाता है? वह सुबह प्रतिदिन क्यों टहलने जाता है? अब आपने देखा कि जैसा मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आएगा हिंदी में, अंग्रेजी में उसकी पहले स्पेलिंग बना लेते हैं। यानी क्यों की स्पेलिंग पहले बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा क्योंकि वाई, इसके बाद क्या हो जाएगा वह, तो वह के लिए क्या आ जाएगा डज, तो वाई डज ही वॉक इन द मॉर्निंग, प्रतिदिन का हो जाएगा डेली, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हो गया कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो वाई, डू या डज, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही के साथ डज आता है तो डज, फिर इसका सब्जेक्ट ही हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टहलने की हो जाएगी वॉक, कब सुबह में, तो अर्ली वॉक इन द मॉर्निंग, और डेली की हो जाएगी प्रतिदिन की डेली। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद एग्जांपल हम देखते हैं कि जब सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। यहां पर बिल्कुल सिंपल सा है, बस एक चीज आपको इरेज कर देनी है। यहां पर पहले भी लिख दिया मैंने हेल्पिंग वर्ब आपका क्या हो जाता है डू डज। तो सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, तो रूल भी स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। तो क्वेश्चन वर्ब को यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, स्टार्ट हो रहा आपका जो सेंटेंस है वो डू या डज से। तो सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पर हमने डू या डज हटाया है, सॉरी यहाँ पर हमने क्वेश्चन वर्ड हटा दिया है, तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन वर्ड को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन वर्ड हट गया और यहाँ से क्यों हटा करके मैंने बताया था हिंदी में आपको कि क्या लगा देते आगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या वह सुबह, एग्जाम्पल नंबर दूसरा, और रूल नंबर दूसरा ये हो गया। तो क्या वह सुबह प्रतिदिन टहलने जाता है। तो अब यहाँ पर बस कुछ हो नहीं, सिर्फ यही करेंगे, स्टार्ट हो रहा डू डज से, तो डज हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल लेटर लिख रहे रूल के अकॉर्डिंग डी, तो डज, उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा ही, मेन वर्ब हो जाएगा वॉक इन द मॉर्निंग डेली। ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया। पहला हो गया जब क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसको हमने देखा। दूसरा हो जाएगा रूल, जब सेंटेंस स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, तो डू डज, सब्जेक्ट मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो उसके बाद हमने क्या लिख लिया कि हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है, तो क्या वह सुबह प्रतिदिन टहलने जाता है, तो उसकी अंग्रेजी हमने या उसका ट्रांसलेशन करके डू डज की जगह हमने बताया कि डज ही के अकॉर्डिंग आ रहा है, डज ही वॉक इन द मॉर्निंग डेली। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है इंटेरोगेटिव वाला। अब एक बार हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव को देख लेते हैं, इसके बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा और आई होप आपको पूरा ये टेंस समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं हम दूसरा अपना जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस है। आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव को। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला जो सेंटेंस हो जाता है,
इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इंटेरोगेटिव का मतलब हो गया कि वही तरीका आपका कि या तो WH फैमिली से स्टार्ट होगा और या तो क्वेश्चन उससे सॉरी हेल्पिंग वर्ब से डू डस से स्टार्ट हो रहा है। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा नेगेटिव भी है तो इसका मतलब नॉट भी इस सेंटेंस में आएगा, तो वो हो जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। पहला यहाँ पर एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि why do you not complete your school work? Why do you not complete your school work? यहां पर WH फैमिली वाला ये सेंटेंस है क्योंकि why से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि तुम स्कूल why do you not complete, तुम अपने स्कूल का वर्क कंप्लीट क्यों नहीं करते हो? तुम अपने स्कूल का वर्क क्यों नहीं कंप्लीट करते हो या पूरा करते हो? क्वेश्चन मार्क। यहां पर मैंने क्या बताया आपको कि जो सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि डू नॉट या डज नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आता था, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आता था। लेकिन यानी हेल्पिंग वर्ब के क्या मतलब हो गया, चाहे डू नॉट आ जाएगा या डज नॉट आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन अगर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो ये जो नॉट होता है हमेशा सब्जेक्ट के, यू यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद इस नॉट का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर दिखा रहा है यू क्या है, यू आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा आपका नॉट आएगा। तो रूल अगर एक बार देख लेते हैं इसका लिखना चाहे तो यहाँ पर इसको सेंटेंस को देखते देखते आप लिख सकते हैं। जितनी चीजें आपने अभी से देखी हैं रूल को आप सेंटेंस को बनाने के बाद स्वयं लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, वाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वाई क्या है, वाई आपका है क्वेश्चन वर्ड, QW लिख दिया, वाई क्वेश्चन वर्ड है, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आ रहा है नॉट आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसके बाद क्या आ रहा है ये बचा आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है और फिर आपका क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ रहा है। तो रूल तो आपने खुद बना दिया, इतनी चीज तो आपको समझ आई होगी। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से और बिल्कुल इस तरीके से बता रहा हूं जिस तरीके से आपको किसी भी चीज में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको सारी चीजें ऐसे ही समझ में आ जाए कि जिससे दोबारा कभी ना भूले आप। तो किस तरीके से रूल बना रहे हैं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसे समझते चलते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि जब WH फैमिली के बाद दूसरा क्या है, जब डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब से जब सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ क्या करते हैं WH को हटा देते हैं, यहाँ पर कैपिटल लेटर हम लिख देते हैं डू, चूंकि डू के साथ यू यूज होता है, IVU के साथ डू लगता है तो यू इसके साथ डू लगा रहे हैं। तो डू यू नॉट कंप्लीट योर स्कूल वर्क, क्या तुम अपने स्कूल का काम पूरा नहीं करते हो, क्यों को हटा के यहाँ क्या लगा देंगे क्या लगा देंगे, तो क्या तुम अपने स्कूल का काम या वर्क नहीं पूरा करते हो, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर भी इसको भी QW यानी क्वेश्चन वर्ड यहाँ से भी हटा देंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है डू या डज, इस जगह पर सिर्फ डू या डज लगा देंगे और पूरा सेंटेंस का रूल वैसे ही है। इसको भी समझ लेते हैं, क्या तुम अपने स्कूल का वर्क पूरा नहीं करते हो, तो डू क्या हो गया आपका, डू या डज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया यू, नॉट अस्सी आ जाएगा यानी सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, और बाकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी रूल थे पूरे बेसिक्स से लेकर के मैंने आपको इसके बिल्कुल इस लेवल पे ला करके बताया है कि आपके इस टेंस के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है, आपको पूरा टेंस मैंने बता दिया है और बहुत इजीली तरीके से बताया है, उसके बेसिक से लेकर के उसके बिल्कुल एक हाई लेवल जो हो सकता है यानी जो इसका एक टेंस का एक लेवल हो सकता है, जितनी चीजें टेंस में हो सकती हैं मैंने आपको वो सारी चीजें बताई हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन गई है। इसको देखने के बाद
अब मैं आपके लिए एक पूरा दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें जल्दी क्विक मैं आपको सारे टेंसेस बता दूंगा, क्योंकि जो बेसिक्स हैं उसको समझाने में टाइम लग गया है। तो दूसरी वीडियो में लेकर के आऊंगा, वो चार्ट के माध्यम से एक साथ तीनों टेंस प्रेजेंट के और पास्ट के और फ्यूचर के तीनों बता दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अभी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से बताइए, मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।